तो वो सारा सार्वजनिक क्षेत्र जो है डूब रहा है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों की तिजोरियों में समा रहा है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके। ये जब इसके डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो ये 14,000 या जो भी करोड़ है ये भी सीधे सीधे कहीं नहीं आ रहा होगा। इसमें भी बहुत तरह के पेच हो गए और ये हो सकता है कि इस 14-14,500 करोड़ में भी फिर से बैंकों वगैरह ने पैसा दिया हो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके इसको खरीदने के लिए। जैसे रुचि सोया वाला मामला था, रुचि सोया वाला भी 35,000 करोड़ का या कितने का था और वो भी वाई एनसीएलटी गया, फिर उसमें 4,000 करोड़ की बात हुई, फिर घटते घटते 500-700 करोड़ में उसको ये हमारे जो कसरत करने वाले बाबा हैं जो वो भी 10 साल में 50,000 करोड़ ही हो गए, तो क्या नाम इनका, रामदेव एंड कंपनी ने वो मामला जीम लिया। तो 35,000 करोड़ का लोन और 500-700 करोड़ में वो इधर से उधर हैंड ट्रांसफर हो गया और हम और आप टैक्स पेयर यही हैं, हम नाम हो गया कि एनसीएलटी के जरिए हो गया। शीतल जी, हम बोले कि हाल ही में एनसीएलटी ने अडानी एंटरप्राइजेस को 14,535 करोड़ रुपए में जयप्रकाश एसोसिएट्स का अधिग्रहण मंजूर कर दिया जी। सर, सीमेंट ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, पावर ले लीजिए, सब कुछ अडानी के झोले में। भारत में ग्रोथ का रैकेट जो है फुल स्पीड पर है, लेकिन बाहर हम देखें, अगर बाहर अगर देखते हैं तो वैश्विक क्रेडिबिलिटी का तो ये हाल है कि एक एक देश कह रहा है सॉरी नेक्स्ट प्लीज, यानी कि अडानी साहब जो है यहाँ पे तो सब कुछ है लेकिन बाहर जो है वो सब कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं। देखिए, जो जयप्रकाश एसोसिएट नाम का ग्रुप है इसके ऊपर करीब 75,000 करोड़ से ज्यादा का लोन था। अगर ब्याज व्याज मिला लें तो ये 100 करोड़ के आसपास पहुंचा होगा, 1 लाख करोड़ मतलब। तो 1 लाख करोड़ जो यानी 75,000 से 1 लाख करोड़ के बीच कहीं था, अब ये 14,000 करोड़ में मिल गया अडानी को। ऐसे ही करीब 50,000 करोड़ का लोन था जो रिलायंस वाली छोटे अंबानी वाली कंपनी थी, अनिल अंबानी वाली कंपनी, उसको तो 500-550 करोड़ में ही अंबानी मतलब बड़े वाले अंबानी से जुड़ी हुई कंपनियों ने ले लिया। तो यानी ये पैसे डूबे किसके? ये हमारे आपके, जो हमने बैंकों में जमा किए थे, बीमा में जमा किए थे, उन्होंने इनको लोन दिया, इन्होंने उससे एसेट बनाए, कुछ पैसा पार किया, उसको बीमार कर दिया और अब एक एनसीएलटी नाम की संस्था बना दी है। ये भी मोदी जी ने आने के बाद की है, जिसमें ये लोग जैसे बीजेपी में आने के बाद भ्रष्टाचार के सारे आरोपों से लोग बरी हो रहे हैं, वैसे ही इस देश में बैंकों और बीमा वगैरह को लूट के वाया एनसीएलटी इस तरह की कंपनियां बेदाग होकर निकल रही हैं और इस हाथ से उस हाथ चली जा रही हैं आपस में। तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र का पैसा डूब रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र तो हमसे आपसे बनता है, हमारे आपके टैक्स से और हमारे आपकी जमा से बनता है। तो वो सारा सार्वजनिक क्षेत्र जो है डूब रहा है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन लोगों की तिजोरियों में समा रहा है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके। ये जब इसके डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो ये 14,000 या जो भी करोड़ है ये भी सीधे सीधे कहीं नहीं आ रहा होगा। इसमें भी बहुत तरह के पेच हो गए और ये हो सकता है कि इस 14-14,500 करोड़ में भी फिर से बैंकों वगैरह ने पैसा दिया हो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके इसको खरीदने के लिए। जैसे रुचि सोया वाला मामला था, रुचि सोया वाला भी 35,000 करोड़ का या कितने का था और वो भी वाई एनसीएलटी गया, फिर उसमें 4,000 करोड़ की बात हुई, फिर घटते घटते 500-700 करोड़ में उसको ये हमारे जो कसरत करने वाले बाबा हैं जो वो भी 10 साल में 50,000 करोड़ ही हो गए, तो क्या नाम इनका, रामदेव एंड कंपनी ने वो मामला जीम लिया। तो 35,000 करोड़ का लोन और 500-700 करोड़ में वो इधर से उधर हैंड ट्रांसफर हो गया और हम और आप टैक्स पेयर यही हैं, हम नाम हो गया कि एनसीएलटी के जरिए हो गया। अब आप करते, और वो भी 500-700 करोड़ जो दिया वो भी लोन लेके दिया उन्होंने, वो भी लोन लेके एक बड़े लोन को खत्म करने के लिए दूसरी जगह से लोन देके दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया। इस चक्कर में हमारा आपका गया। तो ये गजब हो रहा, गंगा नहाने का कार्यक्रम चल रहा है इस समय राजनीति में। कल तक एक आदमी वो प्रद्युत बोरदोलोई जो है उसके बारे में बीजेपी वहां नारे लगाती थी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, शीश महल है। केजरीवाल का शीश महल और बोरदोलोई का शीश महल गुवाहाटी में, इन दोनों के पोस्टर लगते थे। आज वो बीजेपी में पट्टा पहन के शामिल हो गया, अब सब उसका आरोप खत्म। तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है कि एक जने जो है 50,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए ऐसे लोन वोन लेके उन्होंने कंपनियां बनाई, एसेट बनाए, कुछ पैसा विदेशों में पार किया
जो एसेट यहाँ खड़े किए उसको सिक बता दिया, उसके बाद वो रास्ते से चले गए, वहां 1 घंटे के लिए भी नहीं बैठाए गए। यहाँ मैं गांव में रहता हूँ, 50,000 रुपए के लिए, 1.5 लाख रुपए के लिए, 70,000 रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए किसानों को पकड़ने आती है पुलिस और कचहरी वाले, ये सॉरी, अरे जो तहसील के अधिकारी, और वो बेचारे फलांग फलांग के इधर से उधर भागते हैं, रिश्तेदारी में छुपे रहते हैं, यहाँ पकड़े जाते हैं तो 15-15 दिनों तहसील के पेशाब घर वाले थाने में बंद रखे जाते हैं। तो एक और ये हालत है। और वो आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल पे लोन लेने वाला, फोन पे लोन लेने वाला, रेफ्रिजरेटर पे लोन लेने वाला, ये सब जितने छोटे लोन वाले हैं इनको गुंडे और बदमाश डंडे लेके ढूंढते रहते हैं। कार लोन लेने वाला, इनको सब उठा लिया जाता है, इनका सब कुछ। इनकी कोई मतलब अपमानित होते हैं, इनके रोज आदमी पैसा वसूलने खड़ा रहता है। और जो हमारे यहाँ 50,000 करोड़, 15,000 करोड़, 35,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, ये करने वाले जो लोग हैं, व्हाइट कलर फर्स्ट क्लास बढ़िया सूट वूट पहन के, एक बढ़िया मोटे वकील 1-1 करोड़ वाले लेके और इधर से उधर करके बड़ी लंबी लंबी कारों में आते हैं और हमारे आपके पैसे का ताना बाना। आधे घंटे के लिए भी अनिल अंबानी या किसी को हमने किसी ऑफिस में देखा नहीं। 1.25 लाख करोड़ के आसपास अनिल अंबानी की कंपनियों पे कुल कर्जा था। चीन की कंपनियों का कर्जा लेके भाग गया, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दिवालिया अपने को कह दिया। 1 घंटे भी किसी संस्था ने नहीं बुलाया। कहीं सुना आपने इनको किसी ने बुलाया हो कि बैठाया हो, पूछा हो, इनसे कोई पूछताछ हुई हो? कमाल है हमारा मुल्क में इस समय, कमाल ही कमाल हो रहा है। तो उसी में से आप ये कमाल बता रहे हैं। और बताइए सर, इस पे आखिरी सवाल एक और है कि भारतीय नियामक और सरकार का सपोर्ट, हम साथ में बोलते हैं कि वर्सेस अंतरराष्ट्रीय जांच, तो क्या इसमें दोहरा मापदंड दिखता है और क्या इससे मेक इन इंडिया की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है? काहे की इमेज है हमारी, हम क्या मेक इन करते हैं? 16.23% मैन्युफैक्चरिंग थी हमारी जीडीपी के बरक्स जब मनमोहन सिंह साहब थे। आज वो 13% है। हमको ऐसी कौन सी चीज बना रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया में कोई पड़ोसी का किसी का भी काम रुक जाए? हम सिर्फ भारत के रहने वाले लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इसके अलावा हम क्या बना रहे हैं? बोलेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। भाई बनाने का मतलब तो मैन्युफैक्चरिंग है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा देख लो इस सरकार का 12 साल में कितना % है जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग, कितना हमारा एक्सपोर्ट क्या बढ़ गया है। $350-400 बिलियन का पहले भी था, $350-400 बिलियन का अब भी है। कभी वो 425 हो जाता है, 430 हो जाता है, कभी 370 रह जाता है। वही झूला 400 से ऊपर 50 बिलियन का इधर से उधर झूलता रहता है। उसी में कभी शेखी बखार लेते हैं कि हमने ये तीर मार दिया, कभी वो तीर मार दिया। सर, ये राज्यों के अंदर, सर जैसे मैंने तो उत्तराखंड का देखा, दिल्ली के जो ली मेरिडियन 5 स्टार होटल, उसके अंदर ये लोग सेमिनार करते हैं कि हमारे यहाँ पे आएंगे तो हम ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इतना पैसा लगेगा, विदेशी निवेश होगा। सर, कहीं आपको लगता है कि कहीं विदेशी निवेश हो रहा है? वही जो नोएडा में कुछ कंपनियां लगी हुई हैं, फंसी हुई हैं, कुछ गुड़गांव में फंसी हुई हैं। जहां जहां जो फंसी हुई उसी में से कुछ, मान लो कि कोई कार बना रहा है तो उसने 500 करोड़ रुपया और अपना डाला, कोई एक गैराज और बढ़ाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हो गया था, फिर आया 500 करोड़ का निवेश। इसके अलावा कोई नया मुर्गा तो फंसते हुए कहीं कोई दिख नहीं रहा है। जो आते हैं, किताब जो हैंडबुक है उसमें साउथ इंडिया के स्टेट्स लिखे हुए हैं। जो आते हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उनके प्रेफरेंसेस यहाँ होते हैं। जब वहां जमीन वमीन नहीं मिलती, कोई कठिनाई हो जाती है, कोई और समस्या होती है, तब उनके सेकंड ऑप्शन में कभी कभी उत्तर भारत भी आ जाता है, मध्य भारत भी आ जाता है, वरना तो कोई पंजाब तक नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट लेके भाई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।